नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज जो है मैं पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंटेंट आपको नहीं दे रहा हूं। कल मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से कल यह वीडियो नहीं आ पाया, स्किप हो गया। आज यह वीडियो आ रहा है, इसका नंबर कल ही था। ठीक है, आज जो है हम आपके सामने यूपी टेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। और आप अगर 21 बैच के हैं 2021, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब का करियर स्टार्ट हुआ वह आप ही के साथ स्टार्ट हुआ। आपने प्रवेश लिया 2021 बैच में, एडमिशन लिया, उसी के साथ मेरा यूट्यूब का करियर स्टार्ट हुआ। आज 50,000 लोगों की लगभग संख्या, आप लोगों का प्रेम हमें मिल रहा है। इसका 21 बैच का महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के बीच कौन कौन सी बात करने वाला हूँ, विशेष करके आज यूपी टेट के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगा और इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको देने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास वह समय है जब आप एक गहन अध्ययन के साथ एक बेहतरीन परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठ सकते हैं। और बाकी 2-3 महीने की जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उससे तो लोग परीक्षा पास हो जाते हैं, लेकिन गहनता उनके अंदर नहीं आती है। जिस चीज़ की वैल्यू, जिस चीज़ की ज़रूरत आगे की परीक्षाओं में आपको होने वाली है, वह चीज़ उन्हें नहीं मिल पाती है ऑनलाइन के माध्यम से। बाकी आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं और परीक्षा देने वाले हैं और आप तैयारी करना चाहते हैं, वो भी निशांत ज्ञान के साथ जुड़ करके, तो आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम पेड बैच जो है ज्वाइन शुरू किया है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मित्रों कोई वीडियो आपको नहीं दिया जाता है, वहाँ पे पीडीएफ आपको दिया जाता है। आज 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है पीडीएफ बैच में। पहला सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हो गया है। दूसरा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। तीसरा सब्जेक्ट जो संविधान वाला पोर्शन एक है ना आपके बुक में, प्रारंभिक शिक्षा में सुधार वगैरह वाला, तो वो चीज़ जो है तीसरा सब्जेक्ट मैं कल से शुरू करवाने वाला हूं। तो 2 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, तीसरा सब्जेक्ट वहां पे अब 2 सब्जेक्ट का कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल गया है। तीसरा सब्जेक्ट डेली की डेली बेसिस पर 2-3 पेज 4 पेज इस तरीके से आपको मिलता है, जिससे आप पढ़ाई के रिदम में भी लगे रहें और आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मेरी अवधारणा यही होती है, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, मैं उसे फ्री भी कर सकता था, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स होती हैं जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। बाकी आप मुझे गाली दें या कुछ भी कहें, मुझे वो मंजूर है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए मुझे करना अति आवश्यक महसूस हुआ। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं, पहली बार चैनल को विजिट करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे तो लगातार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 50,000 की संख्या बहुत जल्द कंप्लीट होगी। तो आप सभी का बेहतरीन योगदान चाहिए 50,000 तक हमें पहुँचने के लिए। आपका परिवार जिस दिन 50,000 का होगा, उसके बाद कुछ अलग चीज़ें आपको जरूर मैं दिखाने वाला हूं और कुछ अलग आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़ी बात यूपी टेट मित्रों, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं यूपी टेट क्या होता है। जब से आपने डीएलएड किया है तब से आपके दिमाग में यूपी टेट, सुपर टेट जैसी अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के पार करने के बाद ही आप जो है शिक्षक भर्ती में एक स्थान बना पाएंगे। तो यूपी टेट के बारे में बात करें या सुपर टेट के बारे में बात करें, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इनके बारीकियों पर हमें चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं बता दूं 22 बैच के बच्चा भी अब यूपी टेट में एलिजिबल है। आज के जिस तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार आज कोई बच्चा अगर प्रशिक्षण में एडमिशन ले लेता है, चाहे वह बीएड करता है, चाहे वह बीटीसी करता है, तो वह यूपी टेट सीटेट देने के योग्य माना जाएगा। इसमें कोई उसे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं तैसे ही आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अर्थात जो संख्या आपकी बार होगी, हमें लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है और सबको मौका दिया जाता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है इस बार, क्योंकि हमें लगता है कि 40 लाख के करीब स्टूडेंट यहां पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो मैं आपको बता दूं यूपी टेट का नोटिफिकेशन अक्टूबर माह के 15 तारीख तक आने की पूरी उम्मीद है। और निश्चित रूप से अक्टूबर माह के 15 तारीख तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप जो है अगर अभी तक किसी भी झंझावात में पले हुए हैं, अपने आप को समाहित किए हुए हैं, तो वहां से आप निकलिए। और क्योंकि आपका
सफलता आपकी रास्ता देख रही है, ठीक है। तो आपको ही सफलता के दरवाजे तक जाना है, ना कि सफलता आपके दरवाजे तक आएगी। आगे मैं बात करूं इसकी परीक्षा कब तक होने की संभावना रहेगी। अगर 15 अक्टूबर तक इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो 15 नवंबर तक इसका जो है ऑनलाइन ही भरा जाएगा। उसके बाद इसकी जो परीक्षा है मित्रों लास्ट दिसंबर में होने की पूरी चांसेज रहेगी, ठीक है। लास्ट दिसंबर तक इसकी परीक्षा जो है होने के पूरे चांसेज रहेंगे। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को लास्ट दिसंबर तक मान के चलिएगा, ठीक है। तो और अभी बताता हूं कैसे आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। आगे बात करते हैं पास मार्किंग के बारे में। तो मित्रों जनरल कैटेगरी का जो भी छात्र है उसके लिए 90 नंबर और कोई भी छात्र मित्रों 150 नंबर का पेपर होता है इसमें, ठीक है। 150 नंबर का अभी बताते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई भी छात्र 90 नंबर पाता है तो पास माना जाएगा। और ओबीसी एससी एसटी का छात्र 82 नंबर पाएगा तो पास माना जाएगा, ठीक है। मैं बता दूं आपको एक चीज से मैं आगाह करना चाहूंगा कि मित्रों अब की बार आप अपने टारगेट केवल पास होना मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार में लागू हो चुका है कि जो भी बच्चा बिहार टेट देगा या सीटेट दे करके बिहार की शिक्षक भर्ती में शामिल होगा उसे जो है सीटेट का भी कुछ मार्क अर्थात सीटेट का भी गुणांक या यूपी टेट का भी गुणांक, अभी मैं सीटेट बात बीच में नाम ले रहा हूं, सीटेट की अवधारणा भी यही है। इसके बारे में भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो केंद्र लेवल की है, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की है, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर आप इसे पास हो जाते समझ लीजिए आप अपने घर की खेती है, ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से मैं इस पर बात कर रहा हूं। देखिए सीटेट या यूपी टेट जो भी आप करें बहुत इत्मीनान से दीजिएगा परीक्षा, क्योंकि अगली वैकेंसी में जहां तक उम्मीद है कि सीटेट के भी या यूपी टेट के भी मार्क आपके फाइनल गुणांक में जोड़ दे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ है। तो आपका टारगेट 90 और 82 नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट 120 होना चाहिए, ठीक है। और हमसे जुड़ने वाला 21 बैच का हर एक होनहार बच्चा जो मुझसे जुड़ा है, मैं सबको होनहार मानता हूं, सबको जो है ऑलरेडी मैं बेहतरीन बच्चा मानता हूं, और सबका टारगेट 120 होना चाहिए। और निशांत ज्ञान से जुड़ने वाला हर एक बच्चा 120 करके आएगा, क्योंकि निशांत ज्ञान का हर एक बच्चा बेहतरीन है, ईमानदार है, पूरी तन्मयता के साथ अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए जुटा हुआ है। आगे मैं बात करता हूं सेमेस्टर और प्रशिक्षण के साथ पढ़ाई की तैयारी कैसे करें। मित्रों इसके बारे में बात करूं तो सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ आप प्रशिक्षण या इसकी तैयारी के साथ साथ आप यूपी टेट को कैसे पढ़ें। मैं बता दूं सीटेट वगैरह की जो आपकी प्रशिक्षण सेमेस्टर की पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है, ठीक है। आपने प्रथम सेमेस्टर में एग्जाम दिया, जो बच्चे बैक वगैरह लग गया है वो अब अपने आप को थोड़ा सा ऊर्जावान महसूस करिए। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा वरदान नहीं मांगूंगा, ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी किसी वजह से बैक लगा, शायद आपने अच्छी तरीके से नहीं लिखा, या हो सकता और भी कई कारण रहे हों, मैं यहाँ पे सार्वजनिक रूप से नहीं कहने वाला हूं कौन से कारण हो सकते हैं, आपका कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप जो है अपने आप को कभी पीछे मत महसूस करिए ना कि आप पीछे रहेंगे। एक विषय में बैक लग गया तो आप बैक क्लियर करिए, निश्चित रूप से आगे यूपी टेट की तैयारी आप जरूर करिएगा, अच्छी तरीके से पेपर दीजिएगा। तो बहुत तगड़ी पढ़ाई नहीं होती है, जो भी चीज़ें आप पढ़िए, मैं बताता हूँ सेमेस्टर की जो भी चीज़ें आप पढ़िए, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो मेरी बात मानिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा सेमेस्टर वगैरह की पढ़ाई के लिए। कुछ बच्चे हमसे ऐसे भी बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, कहती हैं भैया अगर आप जो है सामाजिक विज्ञान का हर एक पोर्शन जो है वीडियो के माध्यम से दे देते तो बड़ा आनंद आ जाता है। तो बहन जी मैं आपको बताऊं बहुत गलत सोच आपकी है, मतलब आप बहुत निम्न सोच आप रख रही हैं, ठीक है। आपको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि आपको सामाजिक विज्ञान का वीडियो मिलेगा, मैं इसमें पढ़ाऊंगा अनुच्छेद मतलब कि अनुच्छेद जैसे मौलिक अधिकार में पढ़ा रहा हूँ, मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद है मैं आपको रटाऊंगा, क्या मतलब है। आप उसे बुक से भी पढ़ सकती हैं और ईमानदारी से अगर आप समय देंगे तो याद भी हो जाएगा। आप अपना समय अपने अगले टारगेट पर दीजिए जिस टारगेट से आपका कल्याण होने वाला है। बाकी मेरी बातें कुछ लोगों को ख़राब लगेंगी कि भैया आप क्या कह रहे हो, यही बात सत्य है, क्योंकि आगे कंपटीशन जानते हैं आपकी बार कितने बच्चे फॉर्म भरेंगे, लगभग 40 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। देखिए ईमानदारी से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो निश्चित रूप से सेमेस्टर स्वाध्याय से भी बहुत बेहतरीन आप कर पाएंगे। वैसे पीडीएफ नोट्स वगैरह हमारी तरफ से दिया जा रहा है, आगे भी आपको स्वाध्याय पर ही मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं। मैं यूट्यूबर भले हूं लेकिन जब आपके बीच आता हूं छात्रहित सर्वप्रथम मतलब कि हमारे दिमाग में हो जाता है। यूट्यूबर भी हूँ, ऑनलाइन बिजनेसमैन भी हूँ, बिजनेस भी करता हूँ, बिजनेसमैन बहुत बड़ा अडानी अंबानी नहीं, लेकिन हाँ करता हूँ,
PDF वगैरह सेल कर रहा हूँ तो इसका मतलब वही है ना, वो सब भी काम करता हूँ। लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पे खड़ा होता हूँ, कसम खा के बताता हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, 100% मैं छात्र हित की बात करता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि हमारी वीडियो पर अगर 10,000 व्यूज़ आएंगे तो $5-6 बन जाएगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो भी आप समझ सकते हैं, आप अपना भाई समझें, आप अपना बेटा, कुछ लोगों के लिए मैं बेटा भी लग सकता हूं, क्योंकि कुछ एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, उनकी उम्र 45-50 साल के करीब भी है, हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आप जो भी मुझे समझिए, छोटा भाई बड़ा भाई जो भी समझिए, लेकिन आपके हित की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आप देख लीजिए, प्राइमरी में आपको जो है 5 पेपर देने होंगे। प्राइमरी में 5 पेपर, हिंदी है, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इसमें से सब में 30-30 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप ले सकते हैं, 30 नंबर का आएगा। मैथ भी आपका जो है 30 नंबर का आएगा। EVS जिसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं वह भी आपका 30 नंबर का आएगा। जिसे हम CDP बोलते हैं, CDP जिसे हम मनोविज्ञान, आपने प्रथम सेमेस्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है ना, जो आपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत वगैरह पढ़ा, सब चीज़ें जो है इसी में समाहित होती हैं। CDP जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो CDP मनोविज्ञान जो होता है वह भी 30 नंबर का आता है। तो टोटल आपके कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अगर वही बात करें मित्रों जूनियर की, तो जूनियर में मित्रों हिंदी जो है यह 30 नंबर की आएगी, ठीक है। इंग्लिश और संस्कृत और उर्दू में से कोई भी आप ले सकते हैं, ये प्राइमरी और जूनियर। BTC का बच्चा प्राइमरी और जूनियर दोनों देगा, B.Ed का बच्चा प्राइमरी और जूनियर दोनों देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश और संस्कृत या उर्दू में से यह भी 30 नंबर का आएगा। लेकिन मैथ और साइंस यह जो है उस बच्चे के लिए है जो ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस लिया, अर्थात जो BSc वर्ग का बच्चा है, जिसने BSc किया है, वह जो है मैथ और साइंस लेगा, 30 नंबर का आएगा, ठीक है। अगर जो BSc नहीं किया है, जैसे कोई B.Com किया, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, भैया हम B.Com है, हम मैथ वाला लेंगे कि सामाजिक विज्ञान वाला लेंगे। भैया अगर आप B.Com किए मतलब आप अर्थशास्त्र की पढ़ाई किए हैं, और अर्थशास्त्र जो है आर्ट साइड में आएगा, तो आपको सामाजिक विज्ञान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सामाजिक विज्ञान होता है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र सब कुछ आता है। मैथ साइंस जो आएगा ना, ये 60 नंबर का आएगा, मैंने 30 लिख दिया, 60 नंबर का आएगा, मैथ और साइंस मिला करके आएगा। और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो यह भी 60 नंबर का ही आएगा। इसमें जो है मैथ मतलब कि भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र सब कुछ मिला करके आता है, ठीक है। आगे बात करें CDP की, CDP इसमें भी 30 नंबर की आती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात होती है भैया तैयारी कैसे करें इन चीज़ों की, ठीक है। तैयारी करने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है मैं आपको बता देता हूं। अभी अगर आपके पास टाइम है और बेहतर आप करना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ से ईमानदारी से ये बातें बोल रहा हूं, सौगंध भगवान की, मैं आपसे जो है 1% इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जो चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूं एकदम एक्यूरेटी, मतलब कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, और ऐसा कोई बताएगा नहीं, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। मैं बता दूं, अगर आप प्राइमरी की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं, किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, और यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट नहीं, यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं इन परीक्षाओं में, यूपी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें, इन परीक्षाओं में आपकी जो माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबें होती हैं ना, वह रामबाण साबित होती हैं, रामबाण साबित होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप जो है संस्कृत विषय की तैयारी करना चाहते हैं, संस्कृत विषय आपके, जैसे कि आप एक बार जो है इसका सिलेबस निकालिएगा, सिलेबस निकालने के बाद उसके पहले मैं क्या बता रहा हूँ, उसके पहले जैसे मैथ का सब्जेक्ट हो गया, मैथ मतलब कि जो आपका प्राइमरी लेवल का है, मैथ के लिए आपको क्या करना है, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 1 से 5 वाला भी लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी जोड़ घटाव गुणा भाग आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक काहे लगाएंगे, आपको 6ठी 7वीं 8वीं का तो मैथ 100% लगा लेना है। और मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप 6ठी 7वीं 8वीं का जो प्रसिद्धि किताब का मैथ है ना, एक एक सवाल आप लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से 25 से 30 के बीच आप करके चले आएंगे उसी बुक से कोई अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, उसी बुक से करके आएंगे। लेकिन आपको प्रसिद्धि किताबें बहुत बेहतरीन पढ़नी है। मित्रों EVS की बात करें तो EVS कुछ अलग आपको दिखाई देता है, बहुत अलग आपको दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, अगर EVS भी आप पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लोग बताएंगे NCERT पढ़िए, NCERT सीटेट में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका जो जूनियर प्राइमरी की ही बात करें, प्राइमरी भी आप लीजिएगा, जैसे प्राइमरी की जो बुकें आती हैं, जो प्राइमरी की बुक आती है मैथ के अलावा, मैथ और हिंदी के अलावा जितनी भी बुक आती है, अगर आपके पास सुविधा हो, ठीक है, मेरी बातें
कैसे भी आप लें, लेकिन अगर आपके पास सुविधा हो, बुक वगैरह मिल जाए, है ना, मार्केट से भी मिल सकता है, सरकारी विद्यालय से भी मिल सकता है, कहीं से भी अगर आपके पास सुविधा हो, मार्केट में भी मिल जाता है, तो आप जो है प्राइमरी स्तर की और जूनियर स्तर की जितनी भी किताबें होती हैं, कुछ लोग कहेंगे भैया कितना पढ़ेंगे, है ना, अगर आपको गहन अध्ययन करना है और पूरी तरीके से तैयार होना है अगली वैकेंसी के लिए, ठीक है, वैसे तो ईवीएस में जितना पढ़ाया हूँ ना, जितना वीडियो मेरा गया है उतना ही बेहतरीन है, 4 6 10 वीडियो और दूंगा, उतना ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो जितनी भी किताबें हैं SCERT की, ठीक है, वो क्या नाम है, प्रसिद्धि किताबें, वो आप पढ़िएगा। उसमें भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र वगैरह सब कुछ आपको एक बार तो पढ़ लेना है, एक बार तो पढ़ लेना है। कुछ लोग कहेंगे भैया याद नहीं होगा, तो याद तो आपको किसी तरीके से करना है, ठीक है, तो आपको यही करना है। और बाकी मैं EVS बेहतरीन तरीके से कराया ही हूँ और कराऊंगा, चाहे अभी मैं वीडियो दूंगा। मनोविज्ञान के लिए कौन सी बुक लें? मनोविज्ञान के लिए मैंने आपको बताया है PD पाठक की किताब। देखिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कुछ लोग बताते हैं भैया फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, फलाने सर अच्छा पढ़ाते हैं, CDP के महारथी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप पढ़िए, लिखिए, जो भी करिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए, आपके आत्मसंतुष्टि के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप गहन अभ्यर्थी बनना चाहते हैं और एक ऐसे अभ्यर्थी के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में पॉइंट से मैं बाहर न हूँ, है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जो है स्वयं से मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि बुकें जो होती हैं वही आपकी गहनता की परिचायक बनती हैं। तो CDP के लिए अगर आप UP टेट की तैयारी करते हैं तो मालती सारस्वत जी की एक बुक आती है, ठीक है, मालती सारस्वत यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर सुन रहे हैं तो सुनिएगा। CDP के लिए मालती सारस्वत की बुक ले लीजिएगा। EVS के लिए आप जो है परीक्षावाणी मैंने बताया है, तो परीक्षावाणी आप ले लीजिएगा। और वैसे EVS के लिए जो मैंने अभी बताया, अगर आप वो कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो परीक्षावाणी की बुक लीजिए और हमारी वीडियोज देख लीजिए। UP टेट के लिए, CTET नहीं, UP टेट के लिए हमारी वीडियोज और परीक्षावाणी ये बहुत बेहतरीन है। मैथ के लिए मैंने आपको बताया 6ठी 7वीं 8वीं का बुक ले लीजिए, कर डालिए, बेहतरीन हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट से लेकर के 5वीं तक नहीं आता है तो आप उसे भी कर लीजिएगा, जोड़ घटा गुणा भाग। हिंदी के लिए मैंने आपको बताया, हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको जो है जो जूनियर स्तर तक की होती हैं लगभग वही आता है, लेकिन आपको हिंदी के लिए अगर कोई बुक लेना है ना, वैसे तो हिंदी भी मैंने 26-27 वीडियो कराया है। अगर आप एक बार जाकर के पूरी हिंदी को शुरुआत से देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा हिंदी पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यार, जब आप देखेंगे तो खुद समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक लेनी है तो हरदेव बाहरी जी की बुक ले लीजिएगा, ठीक है, हरदेव बाहरी। और इंग्लिश संस्कृत, देखिए मित्रों इंग्लिश मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, उर्दू के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कौन सी बुक लीजिएगा। इंग्लिश के बारे में आप लूसेंट वगैरह ले सकते हैं, बहुत आसान है। संस्कृत के बारे में सर्वज्ञ भूषण सर की एक किताब है, जो संस्कृत गंगा नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्हीं की एक किताब है सर्वज्ञ भूषण सर की संस्कृत, बहुत बेहतरीन तरीके से छापे हैं। आज UP टेट में लगातार 5 सालों से ही ब्रांड बन करके आप सामने चले आए हैं, ठीक है। तो संस्कृत उनकी किताब बहुत बेहतरीन है, ठीक है, क्योंकि जो लोग ब्रांड होते हैं उनकी कभी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा मत समझिएगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व हैं, उन्हें प्रमोशन या हम जैसे लोग उन्हें नाम ले, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पर भी आपको वही करना है, हिंदी में वही करना है ना, हरदेव बाहरी की बुक, संस्कृत में भी वही करना है। लेकिन अच्छा कुछ लोग बताएंगे भैया वही दोनों में करेंगे तो अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा कि आप पहले सिलेबस निकाल लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के अनुसार जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं थोड़ा सा आपको अपनी तरीके से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो आप एक बेहतरीन बच्चा निकल करके सामने आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए आपको वही करनी है, लेकिन आप इसका सिलेबस एक बार जरूर निकाल लीजिएगा। अगर सिलेबस आप नहीं पाते हैं तो हम टेलीग्राम पे सिलेबस दे देंगे, ठीक है। और मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ और साइंस के लिए जो भी बच्चा मैथ और साइंस पढ़ना चाहता है, अगर आप जूनियर का पेपर देना चाहते हैं और BSc आपने किया है, मैथ और साइंस आपको देना है, तो मैं बता दूं आपका मैथ तो प्राइमरी लेवल का आता है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का मैथ, प्राइमरी का है, जूनियर लेवल मैथ जूनियर लेवल का आएगा। लेकिन जो विज्ञान होता है, विज्ञान जो है थोड़ा सा हाई स्कूल लेवल में जाता है। तो कक्षा 9वीं 10वीं में जो आपने किताब पढ़ा था, हमें पता है कि आप अगर 21 बैच के होंगे 2015-16 में आप कक्षा 9वीं 10वीं में रहे होंगे, 2014, 15, 16, ठीक है, 9वीं 10वीं में आप तभी रहे होंगे, है ना, इससे पहले आप नहीं रहे होंगे। आपको अगर वो किताब जो आपने पढ़ाई किया था, चित्रा प्रकाशन, मास्टरमाइंड प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, तो आप उन बुकों का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस के लिए
9वीं 10वीं का किताब पढ़ लीजिएगा, और मैथ के लिए आप जो है 6ठी से 7वीं 8वीं का किताब पढ़ेंगे तो भी बेहतर रहेगा। और एक बार आप सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, है ना, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं। 60 नंबर पूरा आपको मैथ साइंस से मिलता है। CDP की बात करें तो जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे CDP पढ़ रहे हैं, सेम CDP आपको यहाँ भी पढ़नी है। बस आपको अंतर क्या करना है, आप सिलेबस निकाल करके देख लीजिएगा आपको अंतर क्या करना है। खुद से एफर्ट लगाइएगा इस बारे में। मैं इतना चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप अगर इतना कर लेते हैं तो मैं बता दूँ कभी आपको कहीं पे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका वीडियो आता है, उनका वीडियो देखिए, इनका वीडियो आ रहा है, इनका वीडियो देखिए, क्या आवश्यकता है। और सामाजिक विज्ञान की मित्रों बात करें, जो बच्चा BCom किया है, जो बच्चा BA किया, उसे सामाजिक विज्ञान लेना पड़ेगा 60 नंबर में। सामाजिक विज्ञान के लिए 6ठी 7वीं 8वीं, ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं का भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, 6ठी 7वीं 8वीं का भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र आपको पढ़ लेना है। और कोई सब्जेक्ट बचता है 6ठी 7वीं 8वीं में? GS का, है ना। विज्ञान भी थोड़ा बहुत 6ठी 7वीं 8वीं का पढ़ लीजिएगा, है ना, सामाजिक विज्ञान में। और कक्षा 9वीं और 10वीं का जो पर्सनल सब्जेक्ट आता है सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9वीं और 10वीं का, जब हम पढ़ते थे अपने समय में, अभी जो है बांट करके आता, अर्थशास्त्र अलग, इतिहास अलग। लेकिन जब हम अपने समय पढ़ते थे, इतनी मोटी सी एक किताब आती थी, मैंने पढ़ा था, मैंने राजीव प्रकाशन की एक किताब लिया था, उस किताब को रामायण जैसी होती थी, कई बार मैंने पढ़ा था। तो आप उस किताब को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, अगर क्लियर बता दूं, सामाजिक विज्ञान का 60 में से कम 50 से 55 क्वेश्चन उसी बुक से आता है, कक्षा 9वीं 10वीं का जो बुक होता है। आप एक बार उसे कर लेंगे ना तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन करके चले आएंगे, ठीक है। तो मैंने चीज़ें आपको बता दी, आपको जैसा लगता है वैसा करिएगा। हम कैसे देंगे आपका साथ, सबसे लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है, हम कैसे देंगे आपका साथ। मित्रों मैं आपको बता दूं, अभी यूपी DLED सेकंड सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा था, और मैथ की पूरी सब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा मैंने आपको दे दिया। मैं सोच रहा था कि आगे भी कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं इन्हीं सब्जेक्टों को पढ़ाता रहूँगा, वैसे कुछ लोगों की विशेष मांग कुछ वीडियोज़ के लिए है, मैं उसे ज़रूर दूंगा। DLED के बच्चे परेशान ना हो कि नहीं सर आप यूपी टेट के ही केवल पढ़ाएंगे, नहीं, आपकी जो मांग है, विशेष मांग है, उसे मैं कंप्लीट जरूर करूँगा, ठीक है। लेकिन आप PDF से पढ़िए, जो मैं PDF आपको दे रहा हूँ आप उससे पढ़िए, और आप सीरीज से, जो भी जहाँ से भी पढ़ते हैं, सीरीज से पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हैं, वहाँ से पढ़िए, पढ़ाई करिए, स्वाध्याय करिए ना। जो मेरी तरफ से एक सिंगल वीडियो जाएगा वह वीडियो अब यूपी टेट पे जाएगा। जो आपकी विशेष मांग रहेगी उस पर मैं यूपी DLED B.Ed के भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपका साथ दूंगा। EVS मैंने जो है अभी 10 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा EVS का और जाएगा, यूपी टेट का 100% EVS कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो यूपी टेट की हिंदी है ना, जो मैंने DLED फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से हिंदी का PDF बनाया यूपी टेट के नाम से, वो पर्याप्त है ना। लेकिन उसमें भी अभी कुछ चीज़ें ऐड होंगी, अभी कुछ चीज़ें मैंने उसमें छोड़ा है, तो कुछ चीज़ें मैं उसमें ऐड कर दूंगा। EVS के बाद हिंदी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो CDP मैंने पढ़ाया है, प्रथम सेमेस्टर के लिए मैंने पढ़ाया था उसमें, लेकिन वो यूपी टेट स्पेशल था, ठीक है। तो जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी, है ना, उस चीज़ को मैं ऐड कर दूंगा। 26-27 वीडियो होंगे, लगभग 10-15 वीडियो मैं अभी ऐड और कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गणित के लिए मैं स्पेशल श्रृंखला आगे चलाऊंगा, ठीक है, उसके बारे में भी आप टेंशन मत लीजिएगा। संस्कृत देखिए, संस्कृत मेरा कोर सब्जेक्ट तो नहीं रहा, इसमें से संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, यह मेरा खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूँ मैं। वैसे हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल तक मैंने संस्कृत पढ़ा था। इंटर में मैंने भी ग्रेजुएशन, इंटर में जो है हमने भी मैथ लिया था, मैथ और साइंस के विद्यार्थी PCM के रहे हैं। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन मैंने किया है, ग्रेजुएशन मैंने बैचलर ऑफ आर्ट किया है, BA किया है, ठीक है। तो मेरा जो संस्कृत है, संस्कृत हाई स्कूल तक ही था, लेकिन संस्कृत के अगर हाई स्कूल में बात करूँ तो मेरा मित्रों 98 नंबर था, ठीक है, 98। तो संस्कृत मेरा मजबूत है, लेकिन उस लेवल का मजबूत नहीं है, तब मैं बहुत अच्छा आपको कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर प्रयास करूँगा तो बेहतर जरूर संस्कृत में कर पाऊँगा। वैसे प्रथम सेमेस्टर में आपने देखा है मेरा तरीका जो होता है, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं भी बहुत औसत दर्जे का अभ्यर्थी रहा हूँ, बहुत बेहतरीन अभ्यर्थी नहीं रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ, डाइजेस्ट करने का प्रयास करता हूँ धीरे धीरे। यार मुझे कोई चीज़ अगर कोई एकाएक इतना बड़ा सौंप देना, मुझे समझ में नहीं आती है। छोटा छोटा बांट करके कोई पढ़ाए तो समझ में आता है, ठीक है। इसी तरीके से प्रयास मेरा है और आगे भी इसी तरीके से करता रहूँगा, ठीक है। अंत में कहूँगा
कि आप जिस उम्र में है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ईमानदारी, तन्मयता और प्रतिबद्धता, ठीक है। आपके पिताजी, आपके माताजी आपके ऊपर भरोसा करके आपको जो है, आप अगर बच्ची हैं तो आपको भी बेहतर करने का एक मौका दिया है, आप अगर बच्चे हैं तो आपके परिवार वाले आपको एक बेहतर करने का मौका दिए हैं, तो आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरिएगा। यह जो उम्र चल रहा है, मैं भी मानता हूँ कि यह उम्र भटकाव का, डिस्ट्रैक्शन का एक आयु होता है। इसमें जो है आप प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहे हैं। किशोरावस्था तो आपने छोड़ दिया है, लेकिन आप प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहे हैं। और अभी वर्तमान के समय में तो आपके सामने ये समस्या नहीं होगी। विषमलिंगी आकर्षण पहली बार आप देख रहे हैं, ये आप पहली बार देख करके अब नए जोन में आ चुके हैं, ठीक है। यहां पर आपको ये समझ में आ गया है कि कौन मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही है, कौन नहीं, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, ठीक है। आप जिस आयु में है, डिस्ट्रैक्शन होना बेहतर, मतलब कि हो जाता है, निश्चित रूप से होता है। लेकिन यह आप जरूर अपने दिमाग से सोचिएगा, क्या मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इसका जवाब आपका दिल खुद देगा, ठीक है। जब ये दिल पागल ही रहेगा तो भाई बोलेगा तू सही गलत कर रहा है, तो वह भी सही बोलेगा। लेकिन मन आपका कभी, मैंने आदर्शवाद पढ़ाया है, ठीक है, आदर्शवाद पढ़ाया है। आदर्शवाद में ईश्वर को सब कुछ मानते हैं, और जो एक यथार्थवाद है, ठीक है, उसमें मन आपका एक बार जरूर गवाही दे देता है। आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो एक बार मन जरूर गवाही देता है, बेटा ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही कार्य कर रहे होते हैं तो एक बार मन जरूर कहता है कि बेटा आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो किसी के भी साथ आपका जुड़ाव हो या ना हो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं कि आपका जुड़ाव किसी के साथ है, लेकिन ये उम्र ऐसी होती है, ठीक है। तो आप प्रयास करिए कि आप अपने करियर पर फोकस करिए, और भी अगर आपको कोई बेहतर चीज़ें मिलती हैं, बेहतर आपको जीवन में लोग मिलते हैं, तो उनसे आप संपर्क जरूर बनाए रखिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है कि आपका जीवन चलने के लिए एक अच्छा साथी होना ज़रूरी है। और मैं इन चीज़ों का जो है, ऐसा नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों का विरोध करता हूँ, कैसा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, सही भी है। लेकिन आप अपने टारगेट को जरूर रखिए, ठीक है। और ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए जो शिक्षा क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो, क्योंकि आपके साथ कुछ लोग इसे गलत वे में लेंगे, लेकिन सही यही है जो आप कर रहे हैं। अगर वह भी जो भी आपके लोग होते हैं, जिससे भी आप जुड़ते हैं, वह भी अगर वही कर रहे हैं, तो बेहतर तरीके से आपका जो है कॉन्सेप्ट बन पाएगा, ठीक है, और आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आपको कैसी लगती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि आपका फोकस अभी जो है आपका फ्यूचर है, ठीक है, उस पर आपको फोकस रखिएगा, और हमेशा ही उस पर फोकस रखिएगा। जिस दिन आप यहाँ पे सफल हो जाएंगे, उस दिन आप पूरी धरा पे सफल माने जाएंगे, ठीक है। जिस दिन आप यहाँ पे असफल हो जाते हैं, कोई आपको ये नहीं पूछेगा आपके जीएफ कितने थे, मतलब कि आपने कितनी गर्लफ्रेंड थी, आपके कितने बॉयफ्रेंड थे, कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर असफल हो गए तो बहुत समस्या आएगी। चलिए, अंत में यही बात बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। समय है, मौका है, इसे आप भुनाइए, और अपने माता पिता के जो कंधे, वर्तमान के समय में आपके माता पिता, आप कितनों भी 21-22 के होंगे तो आपके पिताजी 50 के ऊपर होंगे, आपकी माताजी 45 के ऊपर होंगी, और धीरे धीरे यह उम्र का पड़ाव जो है धीरे धीरे पार होता रहेगा। आपके पिताजी बहुत जल्द 60 के हो जाएंगे, तो उनकी कंधे जो है झुकना शुरू हो चुके हैं, तो उन कंधों को जो है एक सहारे की ज़रूरत है, और वो सहारा आप बनेंगे अगर आप बेहतर अपने जीवन में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।